गया है। अब देखिए वास्तविक जो संविधान है वो दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है। ये संविधान में अगर देखा जाए तो 30% हम संविधान को लगभग लगभग क्लियर कर चुके हैं हम पूरी तरीके से। बचा हुआ 70% संविधान अब जाएगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो पूरी तरीके से फोकस करना है कि संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर पढ़ लिया तो समझ लो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा संघीय राज्यपालिका जो है, संघीय कार्यपालिका जो है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में सबसे पहला जो पद आता है वो राष्ट्रपति का आता है। भारत में एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी भारतीय एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन बनता है, ये कहता है कि भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति होगा, ये एक ऐसा विवरण दिया गया है। जल्दी से बताइएगा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि भैया भारत का जो कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 53 का 1 में होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 1 में होगा? जी नहीं, मात्र किसमें होगा? मात्र दोस्तों 58 के अनुसार जो है वो योग्यता धारण करता है और अनुच्छेद 53 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। 53 1 के तहत राष्ट्रपति की जो शक्तियां होगी वो कार्यपालिका में होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखना है। कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो कल को 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों स्टार बना के लिख लेना है। क्वेश्चन में यह बनेगा कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का सदस्य यानी प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और कल को क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तब भी राष्ट्रपति होगा। जब तक क्वेश्चन में वास्तविक लग कर ना आए तो तब तक आप प्रधानमंत्री नहीं मारेंगे। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति है और मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री है। तो जब वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री और जब नाम मात्र या नाम मात्र ना पूछा जाए तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट, स्टार बना के स्टार लगा लेना। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है वो किस पद्धति के द्वारा चुना जाता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो पहला नागरिक होता है, पहला संवैधानिक प्रधान होता है और सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का चीफ होता है। कौन? प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है? यह बात आपको दिमाग में फीड रखनी है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में दोस्तों यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट बनना चाहता है, यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह निम्न योग्यता रखता हो तभी बन सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्यता जो रखता है वो होना चाहिए। यानी जो लोकसभा है ना, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लोकसभा जो होता है उसमें निर्वाचित होने के लिए वो एलिजिबल हो, योग्य है, तो दोस्तों ये योग्य होगा। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। और याद रखिएगा, हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें कोई शिक्षा का प्रावधान हो। मतलब कोई भी व्यक्ति एजुकेशन की बात करे तो एजुकेशन का जिक्र ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन का वर्ड यूज नहीं किया गया है कि मतलब इतना व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं प्रावधान है। लेकिन हम लोगों की नौकरियों में बहुत कुछ होता है, तो इस पर भी आप हमें राय दें कि क्या आपकी राय है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है और हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी हमें राय दें आप। राष्ट्रपति की योग्यता के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि निर्वाचन। दोस्तों याद रखिएगा
कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्डों से आपके ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, इसलिए दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता तो लोकसभा राज्यसभा से ही है, और उसमें भी लोकसभा राज्यसभा, लेकिन फर्क क्या होता है, एक शब्द का अंतर होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब देखिए, ये वर्ड जो है ना, निर्वाचित, ये निर्वाचित सदस्य याद रखना है। जब भी निर्वाचित सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति में होगा, यानी हमेशा याद रखिएगा कि सभी सदस्यों के द्वारा ना होकर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सभी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित, मतलब पूरी तरीके से जो निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है ना, तो वो सदस्य होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पंडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। यानी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली और पंडिचेरी को शामिल किया गया है। ये भी कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात दिमाग में फीड कर लेना है कि जब भी आपको राष्ट्रपति का ऑप्शन देखना है या टिक करना है तो उसमें संसद व विधानसभा, दिल्ली व पंडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग से दो क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग से दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो ये हैं, स्टार बना के लिख लेना, कि महाभियोग की प्रक्रिया भारत में किस संविधान से प्रेरित है। आंसर होगा अमेरिका, यानी यूएसए। अमेरिका से महाभियोग की पद्धति ली गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के सिस्टम में यह है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि वह संविधान की अवहेलना करता है। क्लियर है, तो आपको याद रखना है कि इस अनुच्छेद 61 का उपयोग कैसे करना है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण यानी अवहेलना किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या संसद के राज्यसभा या लोकसभा में चलाया जाएगा? बिल्कुल चलाया जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या राज्यसभा में पहले ले जाया जाएगा या लोकसभा में? तो आंसर होगा कि महाभियोग चलाने के लिए आप किसी भी सदन में उसे ले जा सकते हैं। अब बात आती है प्रक्रिया